पिछले हफ्ते निफ्टी में हल्का सा करेक्शन देखने को मिला और इंडेक्स एक डाउनवर्ड बायस्ड कंसोलिडेशन में ट्रेड करता रहा। हफ्ते के आखिर में निफ्टी करीब 0.53% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जो एक तरह का पॉज दिखाता है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल। पूरे हफ्ते निफ्टी ने लगभग 485 पॉइंट का दायरा बनाया, जिसमें ऊपर की तरफ 26,178 और नीचे की तरफ 25,693 के लेवल देखे गए। इसका मतलब ये है कि बाजार में खरीद और बिकवाली दोनों तरफ हेजिटेशन बना हुआ है। यूएस फेड की तरफ से 0.25% की रेट कट जैसी सपोर्टिव खबर के बावजूद निफ्टी रीसेंट हाइज के पास रुक गया। ये दिखाता है कि फिलहाल इंडेक्स को आगे बढ़ने के लिए किसी नए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर की जरूरत है। इंडिया विक्स करीब 10.11 के आसपास आ गया है, जो कम वॉलेटिलिटी और कम हेजिंग डिमांड को दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो फिलहाल बाजार में डर कम है, लेकिन तेजी का जोश भी थोड़ा ठहरा हुआ है। बड़े ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बना हुआ है। इंडेक्स अपने टूटे हुए ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 26,150 से 26,200 के जोन में बार बार रुक रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील पर अब तक कोई साफ अपडेट ना आना भी बाजार की सुस्ती की एक वजह मानी जा रही है। जब तक इस तरह के मैक्रो ट्रिगर्स क्लियर नहीं होते, तब तक इंडेक्स में साइडवेज मूवमेंट रह सकता है। टेक्निकल तौर पर 26,200 से 26,300 का लेवल बेहद अहम है। अगर निफ्टी इस जोन के ऊपर डिसाइसिवली टिक जाता है, तभी एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। ऊपर की तरफ अगला मजबूत रेजिस्टेंस करीब 26,550 के आसपास है, जो बोलिंजर बैंड का अपर जोन भी है। वहीं नीचे की तरफ 25,750 और उसके बाद 25,600 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। इंडेक्स सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। इससे साफ है कि बड़ी तस्वीर अभी भी अप ट्रेंड की ही है, बस फिलहाल स्पीड कम हुई है। आने वाले हफ्ते की शुरुआत कॉशियस या फ्लैट रह सकती है। ऐसे में अग्रेसिव बाइंग से बचना और ब्रेकआउट का इंतजार करना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। अगले हफ्ते शेयर बाजार में कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर काफी हलचल रहने वाली है, क्योंकि 10 से ज्यादा कंपनियों की रिकॉर्ड डेट आ रही है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान बोनस शेयर पर है, जहां 4 कंपनियों ने अपने निवेशकों को अतिरिक्त शेयर देने का ऐलान किया है। मनी बॉक्स फाइनेंस लिमिटेड ने 15 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट रखी है और कंपनी हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर दे रही है। सिल्फ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बोनस रिकॉर्ड डेट 17 दिसंबर है। कंपनी हर 11 शेयर पर 5 बोनस शेयर दे रही है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड ने 19 दिसंबर को बोनस की रिकॉर्ड डेट तय की है। इस कंपनी में निवेशकों को हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा। यूनिफाइंस कैपिटल इंडिया लिमिटेड भी 19 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट के साथ बोनस देने जा रही है। कंपनी हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर दे रही है। स्पेस इंक्यूबेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज 19 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट के साथ अपने शेयर को 10 रुपये फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू के 10 शेयरों में बांटेगी। डिविडेंड चाहने वाले निवेशकों के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर नजर रखना जरूरी है। कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट भी अगले हफ्ते पड़ रही है। मोतीलाल ओसवाल ने कोफॉर्ज को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,000 रुपये बताया है, जबकि मौजूदा भाव करीब 1,851 रुपये है, यानी यहां से लगभग 62% का अपसाइड दिख रहा है। रिपोर्ट में मजबूत ऑर्डर बुक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मेन रीजन बताया गया है। प्रभुदास लीलाधर ने किर्लोस्कर प्यूमैटिक कंपनी पर बाय कॉल दी है। ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस 1,620 रुपये है और स्टॉक अभी करीब 1,042 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 55% की संभावित बढ़त। 2026 में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद इस कॉल का आधार है। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज ने वाटैग वेबैक को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने 1,877 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि स्टॉक का मौजूदा भाव लगभग 1,244 रुपये है, यानी लगभग 51% अपसाइड। मजबूत ऑर्डर बुक और 17% CAGR रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान इसकी बड़ी वजह है। जेफरीज ने एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल दोनों को बाय रेटिंग दी है। एक्सिस बैंक का टारगेट प्राइस 1,278 रुपये रखा गया है, जबकि भारतीय एयरटेल के लिए 2,066 रुपये का टारगेट दिया गया है, जिससे दोनों में आगे अच्छी तेजी की उम्मीद जताई गई है। फाइनेंशियल सेक्टर में जेफरीज ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर बाय की सलाह दी है। चोलामंडलम का टारगेट प्राइस 1,744 रुपये और महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट प्राइस 3,629 रुपये रखा गया है। ऑटो सेगमेंट में जेफरीज ने टीवीएस मोटर कंपनी को टॉप पिक में रखा है और इसका टारगेट प्राइस 3,605 रुपये 25 पैसे दिया है। इसी के साथ अंबुजा सीमेंट्स पर भी बाय रेटिंग है, जहां ब्रोकरेज ने 529 रुपये 96 पैसे का टारगेट तय किया है।
रियल एस्टेट सेक्टर में जेफरीज ने लोधा डेवलपर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड दोनों को बाय रेटिंग दी है। लोधा डेवलपर्स के लिए 1078.75 और गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के लिए 2012.95 का टारगेट प्राइस दिया गया है। हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर में जेफरीज ने मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट और JSW एनर्जी को बाय की सलाह दी है। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का टारगेट प्राइस 1076.80 और JSW एनर्जी का टारगेट प्राइस 451.05 रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जेफरीज ने GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक और बाय कॉल दी है। GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट प्राइस 98.95 बताया गया है, जहां एयरपोर्ट ट्रैफिक ग्रोथ से आगे मजबूती की उम्मीद की जा रही है। सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में पिछले करीब 5 हफ्तों से चल रही गिरावट अब थमती हुई दिख रही है। स्टॉक 60 के स्तर से फिसलकर 53 तक आया था। हालांकि दिसंबर की शुरुआत में ये 51 से नीचे भी गया, लेकिन वहां से रिकवरी देखने को मिली है, जिससे शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी का संकेत मिलता है। मार्केट के 3 बड़े ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज और आनंद राठी ने सुज़लॉन एनर्जी पर पॉजिटिव राय दी है। आनंद राठी ने सबसे ऊंचा 82 रुपये का टारगेट दिया है, जबकि ICICI सिक्योरिटीज ने 76 और मोतीलाल ओसवाल ने 74 रुपये का लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा भाव से 40 से 54% तक के संभावित रिटर्न की बात करता है। JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बाजार बंद होने के बाद बड़ा ऐलान किया है कि कंपनी एक प्राइवेट स्टील कंपनी के साथ मर्जर की योजना बना रही है। इस कदम का मकसद कंपनी की मार्केट पहुंच बढ़ाना और स्टील सेक्टर में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करना है। हालांकि अभी मर्जर की फाइनेंशियल डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो JTL इंडस्ट्रीज का शेयर शुक्रवार को 1.09% की गिरावट के साथ 61.05 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक साल में स्टॉक में करीब 38.75% की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में ये खबर शॉर्ट से मीडियम टर्म में शेयर में हलचल ला सकती है। KEC इंटरनेशनल के शेयर में सोमवार के सत्र में एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी को भारत के T&D कारोबार में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। पिछले महीने पावर ग्रिड की रोक की खबर से शेयर में तेज गिरावट आई थी, लेकिन निचले स्तरों पर अब स्थिरता दिख रही है। KEC इंटरनेशनल ने जानकारी दी है कि कंपनी को भारत के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सिविल बिजनेस में कुल 1165 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इसमें एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी से मिला 765 kV ट्रांसमिशन लाइन और 765/400 kV AIS सबस्टेशन का सबसे बड़ा T&D ऑर्डर शामिल है। NLC इंडिया लिमिटेड ने जानकारी दी है कि उसकी सब्सिडरी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने PTC इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। ये JV सोलर, विंड, हाइड्रो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन अमोनिया और अन्य क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप और ऑपरेट करेगा। कंपनी की योजना अलग अलग फेज में करीब 2000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने की है, जिसमें पहले फेज में लगभग 500 मेगावाट की शुरुआत होगी। NLC इंडिया इस JV के जरिए अपनी रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाना और PTC इंडिया की पावर ट्रेडिंग एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहती है। स्टेट ओन स्टील कंपनी सेल ने अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच बिक्री में 14% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री 12.7 मिलियन टन रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 11.1 मिलियन टन था, वो भी तब जब ग्लोबल प्राइस प्रेशर और डिमांड में उतार चढ़ाव बना हुआ था। सेल के मुताबिक मजबूत सेल स्ट्रैटेजी की वजह से कंपनी ने इन चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। रिटेल सेल्स भी मजबूत रही और 13% की बढ़त के साथ 0.97 मिलियन टन तक पहुंच गई, जिसे देश भर में चल रहे ब्रांड प्रमोशन कैंपेन का सपोर्ट मिला। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित उसके फॉर्मुलेशन प्लांट के निरीक्षण के बाद US FDA से फॉर्म 483 मिला है। ये इंस्पेक्शन 4 से 12 दिसंबर 2025 के बीच हुआ था, जिसमें 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। कंपनी ने साफ किया है कि वो तय समय सीमा के भीतर इन ऑब्जर्वेशंस का जवाब देगी। PVR इनॉक्स ने हैदराबाद के इनऑर्बिट मॉल साइबराबाद में 11 स्क्रीन सुपरप्लेक्स लॉन्च करके शहर में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है। ये सिनेमा पहले 6 स्क्रीन का था, जिसमें अब 5 नई स्क्रीन जोड़ी गई हैं, जिससे ये हैदराबाद का पहला 11 स्क्रीन सुपरप्लेक्स बन गया है। इस नए सुपरप्लेक्स में लक्स, PXL और 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट शामिल किए गए हैं, जो बेहतर विजुअल, दमदार साउंड और ज्यादा कंफर्ट के साथ मूवी देखने का अनुभव देते हैं। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो PVR इनॉक्स का शेयर शुक्रवार को 0.49% की गिरावट के साथ 1050 रुपये पर बंद हुआ।
A1 लिमिटेड सोमवार 15 दिसंबर को चर्चा में रह सकता है क्योंकि कंपनी GNFC और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत 10,000 मीट्रिक टन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की सप्लाई करेगी। इसके अलावा A1 लिमिटेड को साई बाबा पॉलीमर टेक्नोलॉजीज से 127.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें 25,000 MT इंडस्ट्रियल यूरिया की सप्लाई शामिल है। ये डिलीवरी क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक होगी, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत होती है। बाजार में लंबे समय से उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिस वजह से कई निवेशक कंफ्यूज हैं कि अभी टिके रहें या मुनाफा बुक करें। ऐसे माहौल में मॉर्गन स्टैनली और HSBC जैसी बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निवेशकों को सही दिशा दिखाने में मदद कर रही हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में एविएशन, पावर, विंड एनर्जी, रियल एस्टेट और स्टील जैसे सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। कुछ स्टॉक्स में गिरावट को खरीद का मौका बताया गया है, तो कुछ जगह शॉर्ट टर्म रिस्क को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिगो पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और लॉन्ग टर्म अपसाइड को लेकर भरोसा जताया है। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिगो के लिए करीब 6,698 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से ऊपर की संभावना दिखाता है। पावर सेक्टर में मॉर्गन स्टैनली का रुख अडानी पावर को लेकर भी पॉजिटिव है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है और 181 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास 23.7 गीगावाट की अंडर कंस्ट्रक्शन क्षमता है, जिससे आने वाले समय में बिजली उत्पादन काफी बढ़ सकता है। मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि अगले साल तक नई क्षमता के लिए लगभग पूरे पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। HSBC ने रियल एस्टेट सेक्टर पर कहा है कि अच्छी प्री सेल्स के बावजूद कई स्टॉक्स ने कमजोर परफॉर्म किया है। वजह यह है कि निवेशक अब कैश फ्लो और प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि HSBC का मानना है कि सेक्टर की स्थिति मजबूत है, अनसोल्ड इन्वेंट्री घटी है और कर्ज पर भी कंट्रोल आया है। इसी वजह से गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF और शोभा पर बाय रेटिंग बरकरार रखी गई है। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील को लेकर ब्रोकरेज की राय बटी हुई नजर आती है। HSBC ने बाय कॉल के साथ 215 रुपए का टारगेट दिया है और माना है कि मार्च 2026 तक कैपेक्स से जुड़ी क्लैरिटी आ सकती है। वहीं नोवामा ने टाटा स्टील पर होल्ड रेटिंग रखते हुए 175 रुपए का टारगेट दिया है, यानी स्टॉक में आगे की दिशा पूरी तरह से ग्लोबल स्टील डिमांड और कंपनी की कैपेक्स स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगी। अक्सर रिटेल निवेशक किसी कंपनी का प्रोडक्ट या ब्रांड फेमस देखकर मान लेते हैं कि उसका स्टॉक भी अच्छा ही होगा, लेकिन निवेश की दुनिया में ऐसा सोचना खतरनाक हो सकता है। किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस आर्थिक स्थिति, ग्रोथ, वैल्यूएशन, कंपटीशन और मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, सिर्फ ब्रांड नेम पर नहीं। मार्केट में बड़ी संख्या में छोटे निवेशक इसी सोच के कारण नुकसान में हैं, क्योंकि वे सस्ता भाव और गिरता हुआ स्टॉक देखकर उसे मौका मान लेते हैं, जबकि महंगे वैल्यूएशन वाला स्टॉक भी कम भाव पर ट्रेड कर सकता है और गिरा हुआ स्टॉक आगे कितना गिरेगा इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक इस हफ्ते 9 दिसंबर को 33.17 रुपए के साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 17% से ज्यादा है और स्टॉक इस समय सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले नामों में शामिल है। डिश टीवी इंडिया का स्टॉक 8 दिसंबर को 4 रुपए से नीचे साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। कंपनी में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी 28% है, लेकिन फिलहाल स्टॉक में कोई मजबूत रिकवरी के संकेत नजर नहीं आ रहे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जो होम और किचन अप्लायंसेस का जाना पहचाना नाम है, 9 दिसंबर को 458 रुपए के साल के निचले स्तर पर पहुंचा। कंपनी में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 4% है। बाटा इंडिया का स्टॉक भी 9 दिसंबर को 942 रुपए के साल के निचले स्तर पर आ गया। ब्रांड मजबूत है, लेकिन स्टॉक में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 11% है और फिलहाल शेयर दबाव में है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का शेयर 11 दिसंबर को 5,355 रुपए के साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। कंपनी में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 4% है, लेकिन स्टॉक की चाल फिलहाल कमजोर बनी हुई है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का स्टॉक भी 11 दिसंबर को 248 रुपए के साल के निचले स्तर पर पहुंचा। कंपनी में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 9% है। लक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक 9 दिसंबर 2025 को 1,077 रुपए के साल के निचले स्तर पर पहुंचा। कंपनी में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 14% है और स्टॉक इस समय दबाव में चल रहा है। कोहिनूर फूड्स लिमिटेड का स्टॉक भी इसी हफ्ते 24.14 रुपए के साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। कंपनी में लगभग 36% हिस्सेदारी छोटे निवेशकों की है, जो अब भी रिकवरी की उम्मीद में बने हुए हैं। इसके अलावा खादिम आईडी, वेदांत फैशंस, महानगर टेलीफोन निगम और रूपा एंड कंपनी जैसे जाने पहचाने नाम भी इस हफ्ते अपने साल के नए निचले स्तर पर पहुंचे हैं। ऐसे में निवेश से पहले सिर्फ ब्रांड नहीं, बल्कि वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स
देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस हफ्ते बढ़त देखने को मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह गोल्ड रिजर्व में आई तेज मजबूती रही है। आरबीआई के मुताबिक 5 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में कुल फॉरेक्स रिजर्व 0.03 अरब डॉलर बढ़कर 687.26 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान फॉरेन करेंसी एसेट्स में करीब 15 करोड़ डॉलर की गिरावट आई, लेकिन इसके बावजूद कुल रिजर्व बढ़े क्योंकि गोल्ड रिजर्व में अकेले 1.92 अरब डॉलर का उछाल देखने को मिला। अब भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 106.99 अरब डॉलर हो गया है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 9.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। यानी रिजर्व स्ट्रक्चर में सोने की हिस्सेदारी लगातार मजबूत हो रही है। केंद्र सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा यानी बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे देश के इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव होने की उम्मीद है। ये बिल अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस कानून के तहत इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999 में संशोधन प्रस्तावित हैं, जिनका मकसद पॉलिसी होल्डर्स की सुरक्षा बढ़ाना, इंश्योरेंस कवरेज को फैलाना और सेक्टर की ग्रोथ को तेज करना है। बिल का सबसे बड़ा बदलाव इंश्योरेंस कंपनियों में FDI लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% करना है, जिससे सरकार को उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। पॉलिसी होल्डर्स की सुरक्षा के लिए पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने का प्रस्ताव है और IRDAI को ये अधिकार मिलेगा कि कंपनियों द्वारा गलत तरीके से कमाए गए फायदे को वापस करवाने का आदेश दे सके। अमेरिका में कुछ सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नेशनल इमरजेंसी के तहत भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ्स को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसी इमरजेंसी के आधार पर भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाया गया था। उनका कहना है कि ये टैरिफ्स अमेरिकी मजदूरों, उपभोक्ताओं और इंडिया-US रिलेशंस तीनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे सप्लाई चेन्स बाधित हो रही हैं और आम अमेरिकी परिवारों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। नवंबर महीने में भारत की इन्फ्लेशन 0.71% मंथ ऑन मंथ रही, जो अक्टूबर की 0.25% से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन बाजार की उम्मीदों के आसपास ही रही। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के नीचे एक साफ डिसइन्फ्लेशन ट्रेंड दिख रहा है, जिससे RBI के लिए आगे मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग का रास्ता खुलता नजर आता है। HDFC बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता के मुताबिक GST रेट कट्स की वजह से कोर इन्फ्लेशन पर दबाव बना हुआ है और गोल्ड को हटाकर कोर इन्फ्लेशन अब सिर्फ 2.6% ईयर ऑन ईयर रह गया है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि RBI के पास रेपो रेट को और घटाने की साफ गुंजाइश है और ये 5% तक आ सकता है, खासकर जब ग्लोबल ट्रेड और फेस्टिव डिमांड पर सवाल बने हुए हैं। भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को लेकर बड़ी अपडेट आई है। सरकार के मुताबिक इस स्कीम के तहत अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। सितंबर 2025 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार PLI स्कीम के जरिए 14 अलग अलग सेक्टर्स में निवेश हुआ है। इससे करीब 18.7 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोडक्शन और सेल्स जनरेट हुई है। इस स्कीम के चलते 12.6 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा हुई हैं। सरकार का मानना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और रोजगार तीनों को मजबूत सपोर्ट मिला है।